दोस्तों आज हम आए हैं पटियाला सेहतमंद एग्रो फार्म पर, जिसे चलाते हैं मनप्रीत भाई। ये पहले इंग्लैंड में थे, वहां से आकर इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया और बड़ी अच्छी तरह से अपने फार्म को चला रहे हैं। तो मनप्रीत भाई, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और मैं गांव खेड़ी मंडला, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से हूं। और मैं पिछले लगभग 6 साल से देसी पोल्ट्री का फार्म कर रहा हूं, जो हमारे फार्म का नाम है सेहतमंद एग्रो फार्म। इससे पहले आप क्या करते थे पोल्ट्री फार्मिंग में आने से पहले? पोल्ट्री फार्म आने से पहले मैं 2016 में इंग्लैंड से वापस आया था, तो वहाँ पे 17 महीने ट्रेनिंग लेके यहाँ पे ये बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। आप इंग्लैंड क्यों गए थे? जब मैं गया 18 साल का था, स्टडी के लिए गया तो वहाँ मैं स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद मेरा वर्क परमिट था, काम भी किया वहाँ पे। तो उसके बाद मैं 5 साल के बाद वहाँ लगा के फिर मैं वापस यहाँ आ गया था। लोग सोचते हैं जो गांव से शहर आता वो शहर का होता है, जो इंडिया से बाहर जाता, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जा रहे हैं वो वहाँ के हो जाते हैं। आपको ऐसा क्या लगा खराब इंग्लैंड में कि आप वापस अपने कंट्री में आए, अपने गांव में आए और अपना आके यहाँ देसी फार्मिंग शुरू की? देखिए सर, जब भी बाहर जाते हैं सबसे पहले कोई भी बाहर जाता है उसका मोटिव होता है कि वहाँ PR हो, वहाँ पे घर ले, वहाँ पे गाड़ी ले। वो इंडिया में हमारे पास सब कुछ है जी, हम यहाँ पे सिटीजन हैं, गाड़ी है, घर है, सभी है। हमें यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करना है ताकि हमें भी उसे अच्छे करने के, हमारे बच्चे तक भी उसको अच्छे कर सकें। अगर हम बाहर सेटल होते हैं तो जो पहली बार जो बंदा जाता है उसकी लाइफ तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कह सकते हैं हो जाती है। उसके आगे की जनरेशन का हो जाए वो अलग बात होती है। आप एजुकेशन वीजा पे इंग्लैंड गए थे? जी जी जी। और आपने वर्क परमिट था आपके पास वहाँ जी पे? जी जी। उसके 2 साल के बाद मेरा वर्क परमिट 3 साल पर कहीं ना कहीं आपने चलो अपने देश, जी जी, यही था आपका सोच कि जो करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, अपने नेशन के लिए करेंगे, अपने गांव के लिए करेंगे। जी जी जरूर। तो शुरुआत आप इंग्लैंड से आए और आप पोल्ट्री फार्मिंग में आ गए। शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत तो यही थी कि मैं जब आया तो मैंने क्या काम किया जाए, तो फिर मैंने बहुत ही मैं KVK से यहाँ से ट्रेनिंग ली पोल्ट्री के बारे में। जी। तो पहले तो घर वाले भी मानते भी नहीं थे हमारे यहाँ पे हैं, क्योंकि वो मतलब इस काम को इतना करने के लिए। तो मैंने जैसे कैसे करके थोड़े से बर्ड रखे, ऐसा बैकयार्ड से स्टार्ट किया, सर 100 बर्ड जी। उसके बाद फिर मैंने एडवांस ट्रेनिंग चंडीगढ़ से भी ली, CPDO से। उसके बाद फिर मैं बरेली भी गया, कैरी पे। तो अलग अलग टाइम पे मैं ट्रेनिंग लेता गया और जैसे जैसे बर्ड बढ़ाता गया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने KVK से ट्रेनिंग ली और CPDO चंडीगढ़ से ली और इज्जत नगर बरेली से भी ली। जी। मतलब आपने ज्ञान की एक आपके अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे करना तो कंप्लीट जानकारी के बाद ही अपना फार्म करना है। जी। बिल्कुल अच्छी बात है कि कई लोग कर बैठते हैं और अधूरी जानकारी के बल पे कर बैठते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। उसके बाद आपने क्या शुरुआत की? पहले मैंने जैसे बर्ड रखे थे सिर्फ 100, उसके बाद फिर मैंने 500 बर्ड रखे। फिर उसके बाद 2019 में मैंने ये अपना बड़ा नया कमर्शियल सेट डाला। तो उसके बाद जैसे बड़ा बर्ड हो गया, फिर अपना ब्रांड्स के साथ मैं अपना फार्मिंग कर रहा हूँ। जैसे मेन हमारा अंडे का काम है ये। मतलब घर वालों ने देखा कि लड़का हमारा कहते पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, उन्हें लगा कि हमारा बेटा कुछ अच्छा सा कर रहा है तो चलो सपोर्ट करो इसको। जी जी, अभी घर वालों की फुल सपोर्ट है, हर तरह के फाइनेंशियली भी है, वैसे भी अगर काम में उस हर तरह की। तो जब शुरुआत की थी आपने किस बर्ड पे की थी और अभी आपके पास कौन सा बर्ड है? तब तो मैंने सिर्फ FFG पे स्टार्ट की थी, तो 1 साल उस पर काम किया। पर उसके बाद फिर मैं अभी FFG RIR दोनों पे मैंने काम किया, पर मेन फोकस अभी हमारा RIR पे है। RIR, थोड़ा RIR बर्ड के बारे में या ब्रीड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मेन RIR क्या है, ये अंडे पर्पस के लिए पाला जाता है। इसका ये है कि अब चाहे कोई भी स्टेट में हो, इसका जो ब्रीड है हमारे यहाँ से है, तो ये अमेरिका की, बस 75 से इंडिया में है। तो ये इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी तरह ढल चुकी है, तो इसकी एग प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। और इसका जो चाहे आप फ्री रेंज में पाल लो, अगर आप पैसा है तो अच्छी फीड देके तो उतना ही आप इससे प्रोडक्शन ले सकते हो। अभी आपने एग प्रोडक्शन की बात की, साल में कितने अंडे देती है ये? लगभग 230 से लेकर 270-80 तक अंडे दे देती है। इतने अंडे दे देती है? हाँ, हमारे पास लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है, हमारे पास 265-70 अंडे दिए हैं ये। मतलब फीड का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें कि आप फीड किस तरह का दे रहे हो? फीड तो हम इनको लेयर फीड देते हैं प्रॉपर, और हम फ्री रेंज का भी करते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम कम्प्लीटली फ्री रेंज करते हैं, उसमें 10-20% फ्री रेंज होता है, बाकी हम उसको फीडिंग कराते हैं। वो फीड हम खुद तैयार करते हैं, मार्केट का फीड नहीं देते। काफी अरसा हो गया शुरू किए हुए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि हमें अभी तक लॉकडाउन में भी था हमारे पास बर्ड, तब भी थे, तब भी क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर खेती भी है जी। तो तब हम फ्री रेंज करके खेती में से ये बर्ड अपन सर्वाइव करते, तभी हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ आपके घर के ऊपर बैलों की जोड़ी लगी हुई है, ये तो पता लगता है कि आप किसान हैं, क्योंकि मुझे पहुंचते ही पता लग गया था कि ये आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है। बेशक इंग्लैंड रहो, लेकिन क्या है, अपने वतन की याद सबको आती है और इसीलिए आप यहाँ पे आए। इसके बाद में आपने पोल्ट्री फार्म शुरू की, तो अभी जो है कितना बर्ड है? अभी तो हमारे पास 2-2.5 हज़ार बर्ड है जी, जिसमें ज़्यादा RIR है
और कुछ ब्लैक एस्ट्रोलॉप का अभी हमने इस साल डाला है, क्योंकि बहुत काफ़ी डिमांड करते हैं जो पर अभी हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था ब्लैक एस्ट्रोलॉप का। अब इस साल हमने रखा है, तो जैसे देखते हैं उसको कैसा रहेगा जी। ब्लैक एस्ट्रोलॉप को सबसे ज्यादा अंडे देने वाली बर्ड कहा गया है कि RIR से भी ऊपर ये अंडे देती है, और इसका रिकॉर्ड 364 अंडे देने तक का है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्लाइमेट में किस तरह का इनको फीड दे रहे हैं और क्या इनको आप फैसिलिटीज दे रहे हैं। वही बात है ना, हम प्रैक्टिकली मैंने आपको हम किसी को नहीं बता सकते भी इतना अंडा देगी, क्योंकि जहाँ मान लो ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड वहाँ की बात होती है नेट पे जी, वहाँ पे उनको एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दी जाती है पूरा वेट, क्योंकि हमारा यहाँ पे अभी नॉर्थ में है या यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। जितने नॉर्मली फार्म है यहाँ पे ओपन होते हैं, गर्मी 45 तक भी जाएगी और हमारे यहाँ 1-2 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है ये फ्री रेंज में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक कल्प्रिट का रोल प्ले करता है। जी जी जी। तो फ्री रेंज में पालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट का बहुत वेरिएशन है। हाँ। आपने कैसे इससे पार पाई? क्लाइमेट का तो सबसे ऐसा है कि जैसे हमारा शेड है, पहले तो अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए शेड में, और ऊपर भी हमने खरपतवार जैसे डाला हुआ है, इससे थोड़ा टेम्परेचर का कूलिंग रहती है। और दूसरा वैसे जैसे आजकल का टाइम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हवा बहुत कम होती है, तो इसमें बर्ड को क्राइजा आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत, CRD वगैरह बहुत दिक्कत आती है जी। तो इसके लिए हम उसको जो वेंटिलेशन को अच्छा रखने के लिए शेड में पंखे या कूलर वगैरह लगा देते हैं, पर हमें उसमें पानी नहीं डालते। ये फार्मर को ध्यान रखना है कि इस टाइम में मॉइस्चर ना आए, मतलब हाँ मॉइस्चर की ऑलरेडी ड्राई आपने कूल देना है। हाँ, अगर आप अप्रैल मई में लगाते हो कूलर तो पानी यूज़ करो, कि उस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, गर्म हवा चलती है। अगर आप इस टाइम में आके लगाओगे तो पहले ही बहुत मॉइस्चर है, तो बर्ड को जैसे जूं पिस्सू पड़ने की भी दिक्कत आ सकती है। तो अभी आप सिर्फ हवा का फ्लो देखें, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे, बर्ड सही हेल्थी रहता है। आप जो अपने बर्ड पालते हैं बेसिकली क्या है, इनको जब से आपने शुरू किया कोई उतार चढ़ाव देखा आपने, कोई बीमारी देखी? नहीं, अब क्योंकि हमारा मैंने आपको जैसे बताया कि हमने स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया और ट्रेनिंग लेते गए, तो हमने जो बर्ड को प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो कोई मेजर बीमारी नहीं आई। छोटा मोटा जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा बहुत आ जाता रहता है, पर कोई मेजर डिसीज अभी तक नहीं आई। इस तरह से बाहर रहने के बाद हर आदमी सोचता कि मैं बाहर जाकर वहीं सेट हो जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिट्टी से जुड़े हुए थे अपनी, और आप वापस आए और आपने ये काम शुरू किया। तो हमारे जो नवयुवा, आपने देखा गाँव का युवा शहर की तरफ भागता है ग्रेजुएशन या पढ़ने के बाद कि मेरे को कोई ऐसी नौकरी मिल जाए कि मेरे को कुर्सी बिछी बिछाई मिल जाए। भाई साहब, कुर्सी बनानी पड़ती है, कुर्सी कमानी पड़ती है, आपको कोई कुर्सी पेश नहीं करता, आपको अपनी मेहनत से कुर्सी अरेंज करनी पड़ती है। आप इस बारे में हमारे नवयुवाओं को एक मैसेज दीजिए कि जो लोगों की ये सोच है, देखो आज की डेट में आप खुद कर रहे हैं, 1-2 लोगों को रोजगार भी दे रहे होंगे आप, क्योंकि अकेले भी कहीं ना कहीं आपने हेल्पर भी रखा होगा। ये ऐसा काम है कि आप दूसरों को भी रोजगार अरेंज करा सकते हैं। हमारे खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की जो इनकम है दुगनी हो जाए। अगर आप मेहनत से करेंगे दुगनी नहीं, आप 4 गुनी कर सकते हैं। तो हमारे नवयुवा जो इस काम में जिज्ञासा रखते हैं और करना चाहते हैं, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह से शुरू करें। देखो, जो आपने बताया कि युवा की हमारे जो इंडिया में भी पढ़ाई होती है ना, उसका मेन ये होता है कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी जी। कोई हमें ये नहीं सिखाता स्कूल में भी आप पढ़ो और अच्छा बिजनेस करो जी। हमेशा ये सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा भी, स्कूल टीचर में अच्छे नंबर लाओ आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो वही होता है कि जैसे स्टडी कंप्लीट जॉब के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो चाहे इतने पढ़े लिखे ना हो, उन्होंने CA चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे होते हैं जो इतने उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी उनकी अर्निंग उनसे ज़्यादा है। तो यही है कि जब आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के है, अभी हमारी जो जितनी प्रोडक्शन है उतनी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो हमें जो किसान है उसके बाय प्रोडक्ट की तरफ आना चाहिए, जो उसकी वेस्टेज है उसको एनिमल में यूज़ करना चाहिए, बकरी हो चाहे वो मुर्गी हो, ताकि अपनी आय बढ़ा सके। क्योंकि जो अगर ऐसे ही अगर आप उसको बाय प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो उसकी आय नहीं बढ़ेगी, दुगनी नहीं होगी। इनकी जो बीटें होती है, बाय प्रोडक्ट से आपने याद दिलाया, बीटें होती है, आप उनका क्या करते हैं, जो खाद बनता है उनका? बीटों की हमारे खुद की एग्रीकल्चर लैंड है, अभी तो हम खुद का यूज़ कर रहे हैं सारा, अपना जितना भी होता है कि हमारा ये उसमें यूज़ करते हैं सारे। बस सेल भी हो, बहुत डिमांड रहती है, हर रोज कोई ना आता है, हम उसको मना कर देते हैं बेचने के लिए। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग इंस्पायर होकर शुरू कर लेते हैं, उसके बाद में क्या है, जब प्रोडक्शन हो जाती है तो सेल नहीं हो पाता, क्योंकि देसी बर्ड की मार्केट आपको खुद बनानी पड़ती है। आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, कोई भी मतलब ऐसे किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि इसने इतना लाख का कर लिया। आप पहले आप अपने एरिया को सर्च करें, उसके बाद अपना काम शुरू करें। जैसे मान लो आज आपने बर्ड डाल लिया, कोई भी अंडे के लिए काम कर रहे हो, तो उस दिन से मार्केट करना शुरू कर दें। आप आसपास कटिंग वाले शॉप पे जाकर मीट का काम कर रहे हो कि हमारा इतने महीने तक बर्ड तैयार हो जाएगा,
तब तक आसपास के लोगों को पता चल जाता है। पैम्फलेट बंटवाओ 2-4 गांव में 5-10 किलोमीटर एरिया में अपना फ्लैक्स वगैरह लगाओ, जब तक माल रेडी होगा आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों ने देखा कि फार्म में डाल लिया, फार्म खेत में, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, किसी को क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। लेबर के भरोसे हैं वो। चलो लेबर, हाँ लेबर के भरोसे ही बहुत है। अभी लेबर वो है जिसको कि मैं आपको इंग्लैंड की बात बता देता हूँ, लेबर वाली बात बताई कि जब मैं वहाँ पे था ना, तो वहाँ पे गुजराती का काम करता था, तो उसे बहुत सारे लड़के काम करते हैं, इंडियन वाले, पाकिस्तान वाले भी, उसको 70-80 पाउंड देते थे दिहाड़ी के वो। तो वो इतना काम करते थे कि बस 100 पाउंड उसको बच सके मालिक को। तो उसने मुझे बात बताई कि देखो जब आप हमारे लिए काम करते हो तो मेंटालिटी हो जाती है कि मैं 70-80 का काम करूंगा, 30 ही से बच जाएंगे। तो वो कभी वो एक्सपेंड करने की नहीं सोचता, वो मालिक को खुद ही सोचना पड़ता है। अगर हम लेबर और लगते हैं 10-15 हज़ार देंगे तो उसकी सोच वही होती है कि मुझे इतना पैसा मिला, इतना ही काम करूँ। अगर आपने 50,000 लाख कमाना है तो खुद इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, कैमरे के जरिए नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो बर्ड है सुबह कुछ और फील करता है, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और। ये लाइव बर्ड है, कोई फैक्ट्री नहीं है, एक बार सैंपल तैयार हो गया तो ऐसा चलता रहेगा ही। जो हमारा किसान भाई या युवा बेरोजगार या जो रुचि रखता है और उसके पास पूंजी कम है, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाई है इसमें। जी। तो कितनी पूंजी लगाई थी आपने इसमें? देखिए पहले तो मैंने जैसे बैकयार्ड में स्टार्ट किया था, हमारे गाय भैंस का एक तो उसमें थोड़ा पार्टिशन शुरू किया था। जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो एक उससे बड़ा कमरा था, फिर मैंने वो यूज़ किया। तो उसके दूसरे साल में जाके मैंने ये अपना शेड डाला ही, पहले पूरा एक्सपीरियंस लिया। ये हमारा 2.5 लाख रुपये में तैयार हुआ था शेड ही। तो ये है कि पहले अगर चलो अभी जैसे अभी तूफान भी आया अभी सीजन के बाद, तो बहुत सारे लोग जो टेम्परेरी बना भी लेते हैं, कई बार वो उल्टा पड़ जाता है, माल भी मर जाता है और शेड भी। तो इतना मजबूत हो कि आपके एरिया के हिसाब से वो तूफान आंधी को सहन कर सके। देखो सबसे बड़ा जो है सवाल रह गया है कि आप एनुअली कितना अर्न कर दें अपने इस फार्म से। देखिए जैसे आप पहले ही बताया, मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ में 2-2.5 लाख रुपये आराम से महीने का बच जाता था खर्चा वगैरह निकाल के। जी। पर अभी यहाँ पे है, यहाँ पे रुपए में है, पर यहाँ पे भी अभी हम 6-7 लाख रुपए एनुअली हमें सारा खर्चा निकाल के बच जाता है, जिसमें हमारे लेबर भी है, उसका खर्च भी है, फीडिंग का, ट्रांसपोर्टेशन, हम दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं ये आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। मतलब नेट प्रॉफिट आपका 6 से 7 लाख रुपए साल का आ जाता है। जी। दर्शकों, मनप्रीत भाई ने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। ये इंग्लैंड में थे, इन्होंने पढ़ाई के लिए वहाँ गए थे और एक अच्छी खासी इनकम वहाँ से अर्न करते थे, लेकिन इन्हें अपने देश की याद आई, अपने घर की याद आई, अपने माता पिता के साथ रहना बेहतर समझा। दूसरे की नौकरी से करना नौकर कहलाओगे, अपनी करते हैं तो आप साहब कहलाओगे, आप दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो इन्होंने वहां ना करके यहाँ पे करना बेहतर समझा और आज ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हैं। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।